गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा पोटेंशियोमीटर। ये इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट नंबर ऑफ लेक्चर है, लेक्चर नंबर 26। ये एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे बेटा, क्यों ना इसमें 1.5 घंटा हमको लग जाए। कोशिश करेंगे कि हम एक ही लेक्चर में इसको खत्म करें। तो डायरेक्टली आते हैं पॉइंट पे बेटा, पोटेंशियोमीटर। बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या है बेटा? एक तरह का सर्किट है जो हमको एक्यूरेट एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस देता है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है सर? हमको मेजर करके देता है पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेट एग्जैक्टली। सर हम लोग एक और डिवाइस का नाम सुने हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी तो यही करता था, पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करके देता था। यस यू आर राइट, आप सही हैं कि वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस देता है। अमीटर क्या देता है बेटा? करंट का मेजरमेंट देता है। तो सर मेरे पास जब वोल्ट मीटर था ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, देन वाई पोटेंशियोमीटर? बिकॉज वोल्ट मीटर आपका क्या देता है बेटा? अप्रोक्सीमेशन रीडिंग देता है। एग्जैक्टली रीडिंग वहां से नहीं निकल पाता है। हमको अगर एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए तो हमको चाहिए एक ऐसा डिवाइस जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर, और ये आपका एग्जैक्ट देगा बेटा, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी एक्यूरेटली। तो वोल्ट मीटर क्या करता है सर? ये भी पीडी देता है। दिक्कत क्या होता है बेटा वोल्ट मीटर में? मान लेते हैं हमको इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम लोग क्या काम करेंगे? एक यहां से वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे बेटा, और इसका मेजर कर लेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर करंट यहां से आई आ रहा था तो मेजर पोर्शन तो आई जाएगा इस साइड में I1, लेकिन कुछ ना कुछ करंट बेटा इस वोल्ट मीटर को चलने के लिए कुछ ना कुछ करंट इस साइड से भी जाएगा। तो अगर करंट कुछ इस साइड से निकल जा रहा तो V इज इक्वल टू आई आर। क्या आपको लगता है कि ये दोनों टर्मिनल के बीच में ये एग्जैक्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है वोल्ट मीटर? नो सर। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ करंट तो वोल्ट मीटर के थ्रू भी चला गया ना। जो करंट वोल्ट मीटर के थ्रू चला गया वो रीडिंग तो फिर वो गलत आ जाएगा। गलत नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सा एक्यूरेसी कम हो जाएगा। और हमको अगर एग्जैक्ट एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा पोटेंशियोमीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सर वोल्ट मीटर बस अप्रोक्सीमेशन देता है और पोटेंशियोमीटर क्या करता है? एग्जैक्ट देता है। हाँ, लेकिन पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट देने के साथ साथ 2-3 काम और करता है। जस्ट किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना होगा सर, वो आराम से ईएमएफ निकाल करके देगा। तो पोटेंशियो में सर वोल्ट मीटर भी तो वही करता था। हाँ बिल्कुल वही करता था, लेकिन उसके बाद अगर 2 सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करना होगा पोटेंशियोमीटर देगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना होगा पोटेंशियोमीटर देगा। एंड और भी इसके यूजेज है, लेकिन अप टू आईआईटी नीट लेवल पे इसके 3 एप्लीकेशन पढ़ना है। टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द 2 सेल E1 by E2 एंड टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो बेटा यहां पे लिख दिए हैं यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, मेजर ईएमएफ E, कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल। कंपेयर का मतलब देखो बेटा E1 by E2 ईएमएफ एंड मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस R। सर ये बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन सर मेरे दिमाग में उठ रहा कि जब पोटेंशियोमीटर इतना अच्छा है, एक्यूरेट रीडिंग देता है, 3-3 काम कर देता है, तो फिर वोल्ट मीटर लोगों के जबान पर क्यों है? वोल्ट मीटर को हटा देना चाहिए, वोल्ट मीटर को खत्म कर देना चाहिए। बात ये होता है ना बेटा कि पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट तो देता है, ये 3-3 एप्लीकेशन भी है इसका, लेकिन इसका जो डिवाइस है बेटा वो बल्कि है। बल्कि कहने का सेंस है ये वुडन फ्रेम में कम से कम बेटा इधर 1.5 मीटर के आसपास होगा और इधर भी करीब 2 मीटर के आसपास होगा। 1.5 बाई 2 का डिवाइस होगा बेटा। अभी हम यहाँ पे जस्ट लगा देंगे 1.5 बाई 2 का डिवाइस, आप देख लीजिएगा, मतलब फिगर यहाँ पे जस्ट लगा देंगे। और इसका लाइन डायग्राम हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किए हैं, इसको बोलते हैं लाइन डायग्राम। तो देख रहे हैं बेटा इसका जो ये हाल है, 1.5 मीटर बाई 2 मीटर या 2 मीटर बाई 2 मीटर वुडन के फ्रेम में ये पूरा का पूरा डिवाइस काटी ठोक दिया जाता है। मतलब यही तरह का डिवाइस आ जाता है बेटा, वुडन प्लैंक पे इसको स्टक कर दिया जाता है। तो सर ये डिवाइस क्या होता है? इन कंपैरिजन टू वोल्ट मीटर सर ये बल्कि है। नो डाउट एग्जैक्ट तो देता है बट थोड़ा बल्कि है ये। और वोल्ट मीटर क्या है बेटा? वोल्ट मीटर क्या है कि सर एक इतना छोटा सा डिवाइस है, 2 तार निकला, यहाँ पे डिफ्लेक्शन, सिंपल सा बात है। देखोगे कई येलो कलर में जो लाइन वगैरह मिस्त्री होते हैं वो पॉकेट में लेकर के चलते हैं वोल्ट मीटर को। जहां जरूरत
जरूरत हुआ पॉकेट से निकाला, चेक किया पोटेंशियल डिफरेंस और उसका रीडिंग दे दिया। एग्जैक्ट तो नहीं होता है लेकिन एटलीस्ट अप्रोक्सीमेशन 90%, 95% तो एग्जैक्ट मिल जाता है हमको। 5 ही 10% का तो एक्यूरेसी प्रॉब्लम है, लेकिन ये डिवाइस कैरी करना बड़ा आसान है, कहीं भी ले जा करके। अब कहीं का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, इतना बड़ा वुडन प्लैंक, और भी एक आदमी हो सकता है, 2-2 आदमी इसको होल्ड करे, तो कहीं ना कहीं बेटा ये डिवाइस थोड़ा बल्कि है और एप्लीकेशंस भी इसके ठीक ठाक है। तो जहां जरूरत होता है वहीं पे यूज करते हैं। कॉमन जगह जहां पे एकदम एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन भी मेरा काम चल जाता है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, सिंपल सा वोल्ट मीटर, चूंकि वोल्ट मीटर कैरी करना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो सर वोल्ट मीटर भी जरूरी है और मेरे लिए पोटेंशियोमीटर भी जरूरी है। सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस होता है। वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या, पहला तो कि सर वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ईएमएफ मेजर करता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर मेजर करता है ईएमएफ अप्रोक्स एग्जैक्टली और वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली। कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक्यूरेसी लेवल 100% के अप्रोक्स होता है, वो करीब 90, 92, 95 के आसपास होता है। पोटेंशियोमीटर जब यूज होता है ईएमएफ का, उसमें कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होता। अभी आगे करके इसका एप्लीकेशन समझाएंगे, लेकिन दिख रहा ना कि अगर आप वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा दिए तो इसके थ्रू कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ होता है कि नहीं। तो देखते जाइएगा कितना डिफरेंस आपको बता रहा है। पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट मेजर करता है, ये वोल्ट मीटर अप्रोक्सीमेटली। इसमें कुछ करंट ड्रॉ होगा लेकिन इसमें करंट नहीं निकलेगा बेटा। जब ये इसका हम लोग निकालते हैं ईएमएफ, उस समय इसका रजिस्टेंस रखते हैं हम लोग इनफाइनाइट, लेकिन यहां पे बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। देख बेटा, इस वोल्ट मीटर में बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा तो ऑब्वियसली करंट बहुत ना के बराबर जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ करंट चल जाएगा। ये सेंसिटिविटी इसका काफी हाई होता है। सेंसिटिविटी बस माइंड में आया, बता देते हैं क्या क्या डिफरेंस है। सेंसिटिविटी इसका बहुत हाई होता है और इसका सेंसिटिविटी क्या होता है बेटा, लो होता है सर, ठीक है। ये बेस्ड होता है नल डिफ्लेक्शन पे। अब ऑलरेडी आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके हो, मीटर ब्रिज पढ़ चुके हो, तो आपको पता है नल डिफ्लेक्शन क्या होगा। ये जॉकी होगा, ये गैल्वेनोमीटर पे जब जीरो रीडिंग दे देगा उसी को नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। और वोल्ट मीटर किस पे बेस्ड होता है बेटा, सिंपल डिफ्लेक्शन पे। ये ऐसे करके इधर इस तरीका से डिफ्लेक्शन पे, मतलब वोल्ट मीटर बेस्ड होता है सिंपल डिफ्लेक्शन पे और पोटेंशियोमीटर बेस्ड होता है नॉन डिफ्लेक्शन पे। कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियोमीटर का वेरियस पर्पस पे यूज किया जा सकता है और वोल्ट मीटर का लिमिटेड पर्पस है, एक ही पर्पस होता है बस और बस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। 6 डिफरेंस आपको बता चुके हैं, जल्दी से रिकॉल करा देते हैं। एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेटली, करंट ड्रॉन, नो करंट ड्रॉन, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, हाई रेजिस्टेंस, 3 तो यही हो गया। हाई सेंसिटिव, लो सेंसिटिव, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लो सेंसिटिव हो गया। उसके बाद बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन, बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वेरियस पर्पस पे यूज करते हैं, इसका लिमिटेड पर्पस है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस पे यूज करते हैं। इसके डिफरेंस आपको हम बता चुके, आप आराम से इसको लिख लोगे बेटा, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। बहुत सिंपल सा है, जब भी पढ़ोगे आराम से रिकॉल हो जाता है। तो ये सारा का सारा कुछ हो गया सर। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखे बेटा, द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोजीशन ऑफ द वायर। अभी तक तो फालतू ही लाइन पढ़ रहे हैं ना। द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द, अब यहां से इंपॉर्टेंट लाइन शुरू किए हैं, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोजीशन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। इट मीन्स दैट इसका एक ही प्रिंसिपल, हालांकि आपको प्रूफ कराएंगे कि जो पोटेंशियल का जो ड्रॉप आता है बेटा, वो जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बोलने का सेंस ये है बेटा कि अगर यहां पे 10 सेंटीमीटर है और 10 वोल्ट है, यहां पे मान लेते इसके क्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ है, तो यहां पे 10 वोल्ट यहां पे हो जाएगा बेटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो सर यहां पे होगा 9 वोल्ट, यहां होगा 8 वोल्ट, यहां होगा 7 वोल्ट, यहां होगा 6 वोल्ट। देखो तो बेटा हर एक सेंटीमीटर में एक एक वोल्टेज का ड्रॉप होते जा रहा कि नहीं, और 10 सेंटीमीटर पे ड्रॉप आकर के कितना हो जाएगा,
सर 0 वोल्ट। बस यही इसका प्रिंसिपल है कि लेंथ वाइज जिस लेंथ के प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में आपका पोटेंशियल भी ड्रॉप होते रहता है। मींस पोटेंशियल का ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यही इसका एक छोटा सा प्रिंसिपल है बेटा, और कुछ भी नहीं है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, बस यही इसका एक सिंपल और सिंपल सा प्रिंसिपल है। क्या बोले बेटा, यहां से देखिए, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोजीशन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट प्रोपोर्शन प्रोवाइडेड द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एरिया क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट, और आई भी आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। बस ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ प्रोवाइडेड बाय एरिया टू बी कांस्टेंट एंड करंट टू बी कांस्टेंट। यह एक तरीका से, दूसरे तरीका से भी लोग बोलते हैं व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लो। स्टेडी करंट फ्लो का मतलब ही होता है कि आप स्टार्टिंग जब भी स्विच ऑन करिएगा करंट अनस्टेडी फ्लो होता है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो स्टेडी फ्लो हो जाता है। तो जब करंट स्टेडी फ्लो हो गया, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, तो लेंथ वाइज पोटेंशियल का ड्रॉप क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। आई थिंक आपको सफिशिएंटली समझा दी ये बातें। व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। वही बात बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो V बाई L क्या हो जाएगा बेटा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए यहां पे भी बेटा कितना का ड्रॉप हुआ, 1 कितना सेंटीमीटर पे, मतलब 1। यहां पे कितना ड्रॉप हुआ, 1 कितना सेंटीमीटर पे, 1 कितना ड्रॉप हुआ, 1 कितना सेंटीमीटर पे, 1। मतलब हर टुकड़ा में, मान लेते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर है, तो 100 टुकड़ा में आप उसको बांट दो, हर टुकड़ा में इक्वल पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, एकदम शुद्ध भाषा में बेटा। चलिए सर खत्म हो गया। अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं बेटा, अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म वायर ए बी सेवरल। देखिए बेटा ए बी, सबसे पहले देखते जाइए, यहां पर फिगर एक लगा चुके थे, फिर से लगा देंगे। ए बी वायर देखो बेटा, ये 1 2 3 4 इस तरीके से वायर लगा होता है बेटा। कई बुक लिखता है 4 to 5 मीटर, कई बुक में आता है 7 to 8 मीटर, मतलब यही स्टैंडर्ड है 5 6 7। चूंकि आप जितना वायर बढ़ाते जाओगे आपका एक्यूरेसी और 100% के करीब पहुंचता जाएगा, लेकिन डिवाइस भी बल्कि होते जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जनरली हम लोग 4 to 5 मीटर रखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं 6 to 7, कुछ लिखते हैं 6 to 8। कोई दिक्कत नहीं है। अब पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट यूनिट, और ये किस पे हुआ बेटा, ये सब का सब वुडन ब्लॉक पे क्लैंप किया गया हुआ बेटा। ये यहाँ पे सब का सब जगह क्लैंपिंग है। ऑफ सेवरल मीटर्स लॉन्ग, इट इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए बेटा ए ये है, फिर वायर 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 वायर, ये बी हो गया। ऑन द वुडन बोर्ड अ बैटरी सफिशिएंटली लार्ज ईएमएफ, देखो बेटा यहाँ पे बैटरी है, इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी ऑफ द वायर। उसके बाद यहाँ पे एक की है, उसके बाद यहाँ पे एक और की, यहाँ पे एक हो जाएगा बेटा की, एक इधर हो जाएगा की, ये हो जाएगा बेटा आपका अमीटर। सर अब ये कंस्ट्रक्शन हम अपने आप से लिख सकते हैं, आप कितना भी लिखिएगा, आपके और कोई रट करके नहीं जाता है, ऑटोमेटिकली लिख दीजिएगा बेटा। ए बी इतना वायर है, इतना मीटर का वायर है, स्ट्रेच किया गया है ए और बी के बीच में। इसके साथ आप एक एमीटर लगाए हैं, इसके साथ यहाँ पे एक ऑक्सिलरी सेल लगा हुआ है बिटवीन ए एंड बी। जैसे आप की को क्लोज करते हैं करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, फिर करंट इधर से जाएगा। यहाँ पे भी एक की बना देते हैं बेटा, यहाँ पे भी एक की बना देते हैं, जैसे इसको क्लोज करिएगा। तो सर ये सारा कुछ मेरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। दूसरा बात है कि वायर किसका लेंगे, आई थिंक अब इसका आंसर आपके पास होगा कांस्टेंटन और मैंगानीन का। कांस्टेंटन और मैंगानीन क्यों लेंगे सर, ऑब्वियसली कब से चलता आ रहा कि सर अगर आप इसका टेम्परेचर वायर का जब भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता भी
है तो कम से कम इसका रजिस्टेंस वेरी नहीं होता है। सब पता है कि टेम्परेचर के साथ कंडक्टर का क्या बिहेवियर है, टेम्परेचर के साथ रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, उसके बाद सेमी कंडक्टर, उसके बाद एलवाइज पढ़ाए थे ना बेटा। तो वही सारा कुछ तो है कि वो एक टेम्परेचर के साथ रजिस्टेंस बढ़ जाता है, एक टेम्परेचर के साथ रजिस्टेंस घट जाता है, और लास्ट में एलवाई क्या होता है बेटा कि टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट नो चेंज के बराबर ये आ जाता है। सर ऑलमोस्ट नो चेंज के बराबर आ जाता है। एकदम क्लियर हो गया सर, कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ चुका है सर। कंस्ट्रक्शन क्या है अब सुनते जाओगे बेटा। ये सब कुछ होते जा रहा है, उसको हम हटाते जा रहे हैं बेटा। ये जो जो होते जा रहा है ये सब कुछ हम, चलिए अच्छा ये भी मिट ही गया पोटेंशियोमीटर। चलिए अब मिट गया तो अब इसका हम लोग इसके बाद न्यूमेरिकल भी करेंगे। चलिए अब देखिए ध्यान से बेटा, अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस मिल चुका है, एरिया कांस्टेंट V वगैरह। चलिए सिंपल सा प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल बताया बेटा कि पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा लेंथ के अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन में होगा, या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो बेटा हम लोग जो इस वाले जोन को, हम लोग वाले इस वाले जोन को क्या देखिए, यहाँ तो सब वायर ही लपेटा हुआ है बेटा वुडन ब्लॉक के साथ। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑक्सिलरी सेल, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट, या यहाँ पे जो सेल लगा हुआ है बेटा इसका नाम है ऑक्सिलरी सेल, या कई लोग इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। उसी से निकला है बेटा ये जितना है ना, अमीटर लगा हुआ है, रेव स्टेट लगा हुआ है, यहाँ पे की लगा हुआ है, यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सर्किट। एकदम बात समझ में आ गया होगा बेटा। प्राइमरी सर्किट ये है। रिव स्टेट वगैरह क्यों लगा हुआ है आपको बताया ना कि शुरू में करंट क्या होता होगा, अनस्टेडी फ्लो होता होगा, उसके बाद ये स्टेडी फ्लो पकड़ने के लिए यहाँ से करंट का वेरिएशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा बेटा। जिस तरह का करंट आपको सेटअप करना है 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर का, इस रिव स्टेट की वजह से आप आराम से इसके साथ सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले सर्किट का जो प्राइमरी जिसको सर्किट बोलते हैं उसी को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट या ऑक्सिलरी सर्किट। सर बात समझ में आ गया। ये सिर्फ इतना है बेटा, इधर मीटर स्केल है, मीटर स्केल में नाप लेंगे कहां पे जो की 0 रीडिंग दे रहा है वो आगे की बात है। चलिए ये वाला तो हो गया सर प्राइमरी सर्किट ऑक्सिलरी सेल। और इसके साथ बार बार इतना वायर लगा करके नहीं दिखाएंगे, एक ही बार वायर लगा दिए ए और बी। देखिए बेटा ए यहां से शुरू हुआ और बी यहां पर आ चुका है, उसी को हम लोग बी लिख दिए। इसीलिए देखो बेटा डार्क करके बता दिए कि ये ए बी क्या है बेटा आपका पोटेंशियोमीटर वायर है। तो सर ये बात समझ में आ गया कि इसको पूरा मिला करके क्या बोलते हैं बेटा प्राइमरी सर्किट, और इसी को क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। और ये वाला क्या हो गया बेटा ऑक्सिलरी पार्ट या प्राइमरी पार्ट हो गया, और ये पूरा मिला करके क्या बोल दिया प्राइमरी सर्किट और ऑक्सिलरी सर्किट। ये पूरा का पूरा बेटा पोटेंशियोमीटर वायर है। ये जो बार बार हम इस वे में नहीं दिखाएंगे, एक लाइन से दिखा देते हैं, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया बेटा रेव स्टेट हो गया। ये क्या हो गया सर ऑक्सिलरी सेल हो गया। अब देखिए इस वायर के बारे में, इस वायर के बारे में देखिए बेटा, इस वायर का लेंथ एल है, इस वायर का एरिया ए है, इस वायर का रजिस्टिविटी रो है, और इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है आर है। वायर का रेजिस्टेंस वही जो ए बी पोटेंशियोमीटर है बेटा, और ये क्या है रेव स्टेट है। ये क्या है रेव स्टेट। लेकिन मैक्सिमम बुक में यहाँ पे क्या देता है बेटा, यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। हम वही तो बता रहे थे कि रेव स्टेट का मतलब ही होता है वेरिएशन करके सेट कर देना कि किस तरह का रेजिस्टेंस आपको चाहिए। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का भी तो वही काम है। 5 ओम का अगर रेजिस्टेंस चाहिए उसका नोब को ऊपर कर दीजिए, आपको लैब में बखूबी आराम से समझ में आ जाएगा बेटा। तो कई लोग यहाँ पे रेव स्टेट के जगह पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं और उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर लिखते हैं। तो जब इसका कैपिटल आर हो चुका तो अब ये ए बी में जो पोटेंशियोमीटर वायर होगा बेटा, अब उस आर के जगह पे हम लोग स्मॉल आर कर देंगे। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। रेव स्टेट हम लेकर के चले हैं और उसी रेव स्टेट के जगह पे कई लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लेकर के चलते हैं, क्योंकि दोनों का पर्पस तो वही चीज है ना। रेव स्टेट का मतलब ही क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इतना बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स से आप किसी का भी नोब ऊपर कर दोगे उस टाइप का रेजिस्टेंस आपको वहां पे मिल जाएगा। तो अगर सर इसको आर रख देंगे तो अब ये कैपिटल आर नहीं रखेंगे, इसको क्या रख देंगे स्मॉल आर रख देंगे। चलिए सर क्लियर हो गया बेटा, चलिए क्लियर हो गया। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये है मेरा पोटेंशियोमीटर वायर। अब देखिए बेटा यहाँ का कुछ कैलकुलेशन देखिए, यही का आप कैलकुलेशन देखिएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये देखो बेटा इस ए बी के बारे में बात कर रहे हैं, ए बी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब को किसके बारे में बात कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर के बारे में हम बात कर रहे हैं, वायर के बारे में बात कर रहे हैं सर। ठीक है वायर के बारे में बात कर रहे हैं सर।
चलिए वायर में V कितना हो जाएगा सर, V बराबर हो जाएगा I इंटू कैपिटल R। अभी ये कैपिटल R लेकर के चलते हैं बेटा और उसको रियोस्टेट लेकर के चलेंगे, लेकिन आपको हम कॉन्सेप्ट बता दिए कि कई लोग रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगाते हैं। I इंटू कैपिटल R, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा I R के जगह पे क्या लिखा जा सकता है बेटा, रो L डिवाइडेड बाई A। हाँ सर लिखा जा सकता है, तो इसको क्या लिख दे बेटा, रो इंटू आई डिवाइडेड बाई ए इंटू लेंथ एल। अब बताइए बेटा किसी वायर के लिए रजिस्टिविटी क्या होगा, कांस्टेंट। आई आपने क्या काम कर दिया है, स्टेडी करंट मतलब कांस्टेंट, और एरिया को हम लोग क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट। इट मींस दैट V बराबर K इंटू एल, और ये K क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस मींस दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट K बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल V डिवाइडेड बाई L, कैपिटल V डिवाइडेड बाई L। ये निकाल दिए सर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही तो आपका प्रिंसिपल भी है बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यही था कि नहीं, कि सर V L के अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। इसका ग्राफ देखना चाहिएगा, ग्राफ ये हो जाएगा सर, ये हो गया V, ये हो गया L, और जो tan थीटा होगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, या M बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V बाई L, और V बाई L क्या हो जाएगा बेटा, K, और जो कि कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए तो जिस लेंथ का उसी के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल, उसी के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल, लेंथ के हिसाब से सब कुछ सेट हो गया कि नहीं। यस सर यही प्रिंसिपल था बेटा, कितना छोटा प्रिंसिपल, आराम से आ गया। V बराबर I इंटू R, I रो L डिवाइडेड बाई A, सब कांस्टेंट को बाहर निकाले, K मान लिए उसको, और क्या नाम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक काम तो हो गया, मीन्स सर हम लोग निकाल करके रख दिए बेटा V बराबर K इंटू एल। इसका कैपिटल L है बेटा, ध्यान रखिएगा, K इंटू एल। एक तो निकाल करके रख दिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होगा, वो V डिवाइडेड बाई L, और इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। चलिए सर एक तो काम हो गया। हम बोलेंगे बेटा इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा, सर करंट इसमें जो फ्लो हो रहा, ऑक्सिलरी सेल डिवाइडेड बाय R प्लस रियोस्टेट वाला, ये R इसका प्लस रियोस्टेट वाला। हाँ सर ये I निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, I जो निकाल दिए बेटा। और V बराबर क्या होगा, I इंटू कैपिटल R। क्यों कैपिटल R ले रहे हैं बेटा, चूंकि हम इसके V के बारे में बात कर रहे हैं, वायर का V के बारे में बात कर रहे हैं, वायर का V के बारे में बात कर रहे हैं। चूंकि ये V बराबर KL किसके लिए आया है सर, वायर के लिए आया है, तो I का मतलब ऑक्सिलरी सेल डिवाइडेड बाई R इंटू RH रियोस्टेट इंटू कैपिटल R। I बराबर क्या हो गया, ऑक्सिलरी सेल R प्लस RH इंटू कैपिटल R। कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम ये भी वायर के लिए बात कर रहे थे और ये भी वायर के लिए बात कर रहे हैं, क्या दोनों को कंबाइंड कर दे, ये सर दोनों को अगर कंबाइंड कर देंगे K इंटू एल, यही V के जगह पे क्या रख दिए बेटा, K इंटू एल, तो K इंटू एल बराबर ये हो गया। तो यहाँ पे बताइए बेटा K बराबर कितना हो जाएगा सर, K बराबर हो जाएगा ऑक्सिलरी सेल R प्लस RH इंटू R, और L क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में चला जाएगा। ये आपका K का वैल्यू हो गया, ये जो सामने आया ये आपका K का वैल्यू हो गया, और K का नाम क्या है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे बात समझ में, यही प्रिंसिपल है और कुछ भी नहीं हेडेक लेना है आपको। एक और बड़ा छोटा सा मेथड है बेटा इसको निकालने का, एक और तरीके से लोग छोटे वे में करते हैं इसको, मतलब बड़ा शॉर्ट तरीका है वो भी। ये इसका डिवाइस का था सब कुछ, ये सर ये हो गया। एक ये इस तरीका से बोलते हैं बेटा कि L लेंथ में कैपिटल V का ड्रॉप हुआ, L लेंथ में कैपिटल V का ड्रॉप हुआ, चूंकि यहां से कनेक्टेड होगा, तो 1 में कितना हो जाएगा बेटा, V डिवाइडेड बाई L, और यही V बाई डिवाइडेड L को क्या बोलते हैं, K। तो X में कितना ड्रॉप हो जाएगा, V बाई L इंटू एक्स बराबर X इंटू K, या K इंटू एक्स। ये बात समझ में आया कैसे किए, हम फिर से बता रहे हैं। ये L लेंथ में कितना ड्रॉप होगा, अगर इसके क्रॉस अभी क्या बोले थे बेटा, इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या है, V, तो L लेंथ में V का ड्रॉप हुआ, तो 1 लेंथ में कितना ड्रॉप होगा, V डिवाइडेड बाई L, और V डिवाइडेड बाई L को अभी हम लोग क्या बोल चुके हैं, K। तो X में कितना ड्रॉप होगा, V डिवाइडेड बाई L इंटू एक्स, और V बाई L को क्या बोल रहा है बेटा, K। मतलब X में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, KX। यही बात आपको हम समझा रहे थे कि बेटा ये वाला जो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा,
कि उसके हर टुकड़े में कितना ड्रॉप होते जा रहा। बार बार आपको समझा रहे हैं कि अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और 10 वोल्ट है तो यहाँ 10 और यहाँ पे जाएगा 0, तो यहाँ पे 9 वोल्ट, यहाँ पे 8 वोल्ट, यहाँ पे 7 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। तो देखोगे तो हर एक सेंटीमीटर में देखो तो 1 1 1 1 1 1 1 का ड्रॉप हुआ कि नहीं। यही इसका बेटा थ्योरी है और यही इसका प्रिंसिपल भी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर आराम से समझ में आ गया। बस यही फार्मूला आपको लेकर के चलना है बेटा, V बराबर K इंटू एल, और कुछ भी नहीं करना है। अभी आपको हम कुछ और समझा रहे हैं। तो प्राइमरी सर्किट तो समझ में आ गया। प्राइमरी सर्किट का पर्पस क्या है बेटा कि यहाँ पे इस सर्किट के थ्रू कितना करंट निकल रहा है ये हम आराम से निकाल देंगे, क्योंकि मेरे हाथ, अच्छा ये देखिए K कितना आसानी से निकाल रहा है। ये ऑक्सिलरी सेल, ये मेरे हाथ का चीज है, ये अपने घर का बैटरी, हम अपना घर का बैटरी लगाए। अच्छा, एक कंफ्यूजन बहुत जबरदस्त होता है, हम जो बोलते हैं मेजर ईएमएफ करने का, तो जो मेजर किया जाता है ईएमएफ बेटा ये है, ये ऑक्सिलरी सेल है, ये अपने घर से हम लेकर के आए थे, ये मेरा घर का बैटरी है। तो इसका वैल्यू आपको पता, कैपिटल आर, ये जो वायर लिए हैं कितना मीटर लिए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग रो कितना आएगा, चूंकि आपको रजिस्टिविटी पता है नाइक्रोम और मैंगानीन का, सबका आपको रजिस्टिविटी पता होगा। लेंथ आपके हाथ में है 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, और एरिया आपको पता है। तो सर आर पता हो गया। रियोस्टेट, रजिस्टेंस बॉक्स में से आप क्या लेकर के सेट किए हैं ये आपको पता है, आर आपको पता है, और यहाँ पे कैपिटल एल, इसका लेंथ कितना लिए हैं वही 4 मीटर, 5 मीटर, सर ये पता है। देखिए तो बेटा V आपका पता हो चुका कि नहीं। तो ये कंफ्यूजन होता है क्लास में, हमको याद आ गया कि बच्चा को लगता है कि ये ईएमएफ निकाल रहे हैं ना बेटा, ये अपना घर से लेकर के आए थे, ये मेरा प्राइमरी सर्किट था, प्राइमरी सर्किट का एक ऑक्सिलरी सेल हम अपने घर से उठा करके लाए थे, इसलिए हमको इसका वैल्यू पता है। तो हमको ऑलरेडी K का वैल्यू सर पता हो चुका है। अब बता बेटा, K का वैल्यू आपको पता हो चुका है, L आपके हाथ में है, तो क्या आपको पोटेंशियल ड्रॉप आपके वायर के क्रॉस कितना हो रहा है क्या पता चल जाएगा कि नहीं। तो इतना में इतना ड्रॉप हो रहा, तो आधा में कितना ड्रॉप होगा, 25% में कितना ड्रॉप होगा, 10% में कितना ड्रॉप होगा, वो तो आप निकाल ही लीजिएगा। यही तो इसका प्रिंसिपल है। अगर आपको टोटल पोटेंशियल ड्रॉप पता है तो सर आधा में निकाल देंगे, 25 में निकाल देंगे, 2.2 में निकाल देंगे, मतलब सर हर एक लेंथ पे हम लोग निकाल सकते हैं। सर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये अपने मेरे घर का सेल था, हम इसको फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। अब आ जा बेटा, हम लोग मेजर कर रहे हैं ईएमएफ ऑफ सेल बाय नल पॉइंट मेथड। हम लोग नल पॉइंट मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक दो प्रिकॉशन का याद रखोगे, थोड़ा सा ध्यान रखो। इसके पहले क्या बताए थे बेटा, ये सब कुछ हो चुका है ना। यस सर, ये हो गया। कुछ प्रिकॉशन भी रखना पड़ता है ध्यान में बेटा, कुछ प्रिकॉशन जो है हम लोगों को रखना पड़ेगा। हाँ चलो, बस यही सब फार्मूला का यूज करना है। इससे पहले डिफरेंस आपको बताया था ना, 6 डिफरेंस आपको बता चुके हैं, वो रिकॉल कर लोगे बेटा, जरूर से कॉपी में नोट कर लेना। अब इसके बाद अगर हम प्रिकॉशन का बात करें कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए हमको इसमें पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट करने में। पहला प्रिकॉशन ये होना चाहिए बेटा कि आपका करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब आई का वैल्यू क्या होना चाहिए सर, कांस्टेंट करंट होना चाहिए, कांस्टेंट करंट होना चाहिए, या आपका स्टेडी करंट होना चाहिए। सर पहला वाला तो समझ में आ गया, कांस्टेंट करंट होना चाहिए। उसके बाद आगे देखो बेटा, प्रिकॉशन अभी रहने दीजिए, अभी प्रिकॉशन चल रहा है, अब इसके बारे में सुनिए। बस इसी के साथ रिलेट कर रहे हैं इसलिए रोके हम। टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल बाय नल पॉइंट मेथड, बाय नल पॉइंट मेथड। ध्यान दीजिए बेटा, ऑक्सिलरी सेल यहां पे हो गया आपका रियोस्टेट, ठीक है, यहां से आकर के कनेक्ट हो गया, यहां पे आप की लगा दिया सर, ठीक है। अब जिस सेल का आपको मेजर करना है ईएमएफ, देखो बेटा यहां पे लगा दिए ईएमएफ, ईएमएफ के साथ गैल्वेनोमीटर और यहां पे जॉकी। ये चीज आपके लिए नया नहीं है सर, ये चीज आपके लिए काफी पुराना होगा बेटा। जॉकी, गैल्वेनोमीटर, ये सब कुछ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं सर, 29 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है।
आ जाओ बेटा, ये गैल्वेनोमीटर, ये ईएमएफ सर, ये सब सर मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है सर, सब पुराना है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ईएमएफ के साथ आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, चलिए वो क्यों नहीं लगाएं वो भी आपको हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखिए ध्यान से, इसके क्रॉस आप टोटल का टोटल पोटेंशियल निकाल चुके हैं कि नहीं, इसके क्रॉस V आपका निकल चुका है कि नहीं, ये सर V निकल चुका है, कैसे बेटा, K इंटू एल, एल आपको पता है और K तो सारा का सारा मेरा निकल चुका है, तो यस सर। अब हम लोग क्या काम करेंगे बेटा, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगा, देखिए देखिए देखिए, इसको भी समझा ही देते हैं। अगर ये है मान लेते हैं 50 वोल्ट का और ये है 20 वोल्ट का, करंट किधर से किधर जाएगा बेटा, सर करंट ऑब्वियसली है कहाँ से आएगा, इधर से आएगा, क्योंकि ये 50 ये 20 नेट 30 और इसी का हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा बेटा बताना, इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये 20 वोल्ट हो गया और ये 70 वोल्ट हो गया, नो डाउट सर अब करंट सर इधर से जाएगा, क्योंकि ये डोमिनेट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बताना बेटा करंट किधर से जाएगा किधर तक, ये 30 वोल्ट और ये 30 वोल्ट, हाँ कौन डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, सर दोनों बराबर हो गया, मतलब करंट के यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। सर ये हमको पहले से पता था, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स लेकर के सब कुछ बता चुके थे कि जो ज़्यादा हायर ईएमएफ वाला होगा वही डोमिनेट करेगा, इसका डायरेक्शन और यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। ध्यान से देखिए बेटा, सेकेंडरी सर्किट किसको बोल रहे हैं, प्राइमरी सर्किट तो आपको पता चल गया, ये बोल रहे हैं बेटा सेकेंडरी सर्किट, ये वाला आपका सेकेंडरी सर्किट है, ये वाला आपका क्या हो गया बेटा, सेकेंडरी सर्किट हो गया। बस इसी को उठा करके हम यहाँ पे बना चुके हैं। अभी मेरा प्रिकॉशन बचा हुआ, अभी एक प्रिकॉशन बस आपको बताएं, अभी 5 प्रिकॉशन और बताएंगे। तो क्या हो गया बेटा, ईएमएफ और ये गैल्वेनोमीटर हम इसको उठा करके यहाँ पे रख दिए। अब यही ईएमएफ आपको निकालना है बेटा, यही ईएमएफ आपको हमको निकालना है, ठीक है सर। अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, सबसे पहले जॉकी को ए पर ले जा करके सटाओ। अच्छा सुनो, ये पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इसमें कितना आया सर, सर इसका पोटेंशियल ड्रॉप पूरा का पूरा V आया, पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस V आया। अगर ये कितना लेंथ में आया बेटा, L लेंथ में कितना ड्रॉप आया V में, तो 1 में कितना आएगा V बाई एल, तो X में कितना आएगा V बाई एल इंटू एक्स, और V बाई एल को क्या बोले KX। मतलब सर अगर ये X डिस्टेंस हो गया तो यहां तक में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, KX, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे L में V आ रहा तो ये X में कितना का ड्रॉप आएगा, KX। देखिए तो बेटा KX लगा चुके हैं कि नहीं, सर KX लगा चुके हैं। और ये वाला पूरा का पूरा L वाला है बेटा, ये A से लेकर के B तक क्या है आपका L वाला है, ठीक है। तो इसके क्रॉस देखो बेटा EMF, और ये क्या हो गया आपका KX। ऊपर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया AJ के बीच में, AJ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया KX, और इधर कितना हो गया बेटा EMF हो गया। अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं बेटा, कैसे क्या कर रहे हैं कि जॉकी को इधर उधर ले जाकर के हम लोग किए, जॉकी को डिस्प्लेस किए राइट और लेफ्ट। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दे दिया, गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दे दिया। इट मींस दैट कि सर अब इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या दे दिया बेटा आपका, नो डिफ्लेक्शन दे दिया। इट मींस दैट ये वाला पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। और अगर किसी बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन है कि सर इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो बेटा जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई मतलब बनता है क्या? सर कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब मार्केट से बिल्कुल फ्रेश लेकर के आए हैं, कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, कोई चार्ज इधर उधर तड़प करके नहीं जा रहा, कहीं कोई हेडेक नहीं। तो सर इसका जो KX हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर। बस बेटा यही वाला था और मेरा काम खत्म। इसी से हम लोग निकाल देंगे आपका EMF। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी हो गया। क्या किया बेटा, जॉकी को राइट लेफ्ट करते करते एक ऐसा पॉइंट निकाले जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0। और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अगर 0 हो गया, इट मींस दैट यहां का पोटेंशियल यहां के बराबर होगा और करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा। मतलब सर इंटरनल रेजिस्टेंस का तो बात ही खत्म कर दीजिए और ये पोटेंशियल इसके बराबर कर दीजिए।
ये पोटेंशियल आप कैसे निकाले सर? सर ये पोटेंशियल ऐसे निकाले कि हमको यहां का V पता लग गया, एल लेंथ का V अगर आपको पता लग चुका है, एल लेंथ का V आपको पता लग गया है, तो हर टुकड़ा का वोल्टेज पता चल जाएगा कि नहीं, और किसी टुकड़ा के साथ जाकर के J कंबाइंड हो जाएगा, और जहां पे गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन देगा, 0। और यही मेथड है बेटा, सोचो यही एक फॉर्मूला निकल के आ गया, E बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू एक्स। E बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू एक्स। साथ साथ चलते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। K के जगह पे क्या लिखेंगे, V डिवाइडेड बाई L इंटू एक्स बराबर E। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर ये AB है बेटा तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाई AB इंटू एक्स के जगह पे क्या लिखा जा सकता है सर, AJ, और बराबर ये किसका हो जाएगा, EMF के बराबर हो जाएगा। जैसे समझना है समझ लो बेटा। V डिवाइडेड बाई AB इंटू AJ, जहां पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दिया, यही किसके बराबर हो जाएगा, आपका EMF के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरा का पूरा निकाल दीजिए बेटा। ये सेकेंडरी सर्किट है, देखो ये वायर हो गया, यहां पे गैल्वेनोमीटर क्या दे देगा बेटा, नो डिफ्लेक्शन देगा, यहां पे EMF हो जाएगा, और यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा सर, K इंटू एक्स। यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया बेटा, K इंटू एक्स। तो एक ही फॉर्मूला E बराबर K इंटू एक्स, दो बार करके एक्सप्लेन कर दिए बेटा। आराम से K का वैल्यू रखिए, सब कुछ निकालिए, जब प्रॉब्लम कराएंगे तो इसका अच्छे तरीके से हम लोग यूज कर देंगे। तो सर ये बातें समझ में हमको आ गई कि सर सेकंड प्राइमरी सर्किट क्या हो गया, सेकेंडरी सर्किट हो गया, KX और E वगैरह सब कुछ सर समझ में आ गया। अब आपको हम बताए थे कि बेटा कुछ प्रिकॉशंस के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं आपको। वो प्रिकॉशन क्या क्या होगा, देखो बेटा। दूसरी बात है, पहला तो I बराबर कांस्टेंट और स्टेडी करंट होना चाहिए, यस सर। दूसरा क्यों रोके थे बेटा, अब आपको समझ में आ गया। ये जॉकी को इस तरीके से रब नहीं करना है, जॉकी को रब नहीं करना, घसीटना नहीं है, जॉकी को उठाना है रखना है, उठाना है रखना है, उठाना है रखना है। आप लैप करोगे तो पता चल जाएगा कि जॉकी को आपको रब्ड नहीं करना है, जॉकी को आपको घसीटना नहीं है बेटा। नहीं तो अगर रब्ड हो जाएगा तो फिर वो आपको एररफुल रिजल्ट देते जाएगा। आगे बात समझ में, और एररफुल रिजल्ट भी देगा, क्योंकि रबिंग भी हो गया वायर में, तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिस्टर्ब हो जाएगा। वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पूरा का पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा। मतलब कैलकुलेशन जो हम बचा रहे थे वोल्ट मीटर से कुछ बेहतर करने का, वही औकात पर मेरा आ जाएगा। तो दो बात तो समझ में आ गया सर। तीसरी बात, करंट को लॉन्ग टाइम के लिए मत यूज करना, करंट को लॉन्ग टाइम के लिए फ्लो नहीं करना है। क्यों? अगर करंट को लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप यूज कर दिए तो आपका क्या होगा बेटा, टेम्परेचर I2RT हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और वहां से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। सर बात समझ में आ गया। ऑक्सिलरी सेल जो आप यूज कर रहे हैं बेटा, वो ध्यान रखना E1 और E2 से ज्यादा होना चाहिए। ये जो अभी हम आगे कंपेयर करवाएंगे E1 और E2 को, तो ऑक्सिलरी सेल आपका E1 और E2 से क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए। अगर हमेशा ध्यान रखोगे कि ऑक्सिलरी सेल जो भी EMF का होगा, तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ऑक्सिलरी सेल को लेकर के आप चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात समझना बेटा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये A का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव इसके साथ पॉजिटिव, और जो EMF निकाल रहे हैं उसके साथ भी पॉजिटिव। तभी तो देखो तो बेटा पॉजिटिव निगेटिव, इधर भी पॉजिटिव निगेटिव, और सेल का ऑक्सिलरी सेल का भी पॉजिटिव निगेटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये कनेक्शन बिल्कुल गलत मत करिएगा। अगर ये कनेक्शन अगर गलत हुआ तो फिर से एररफुल रिजल्ट आएगा, और नल डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा ही नहीं, नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलने का दो वजह होगा, कि एक तो आपका कनेक्शन ये गलत कर दिए, कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव कहीं पॉजिटिव, और दूसरा लेंथ अगर आपका सफिशिएंट नहीं होगा तो हो सकता है, देखिए कब नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, सोच करके देखो। सबसे पहले जॉकी को जाके ए से टच करना तो वो रीडिंग इधर आ जाएगा, मान लेते हैं कि ये डिफ्लेक्शन इधर आ गया। एक बार जाकर के बी टच करना तो इधर आ जाएगा। जब एक बार ए पे इधर और बी पे इधर, इट मींस दैट तभी तो बीच में कहीं जीरो आएगा। रीडिंग निकालने से पहले सबसे पहले चेक करो कि क्या
ए पे इस तरह से आया और बी पे इस तरह से आया, जब ऐसे होगा तभी तो बीच में नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। अब मान लेते हैं ए पे आया ऐसे और बी पे आया ऐसे, तो बताओ तो बेटा ये कभी भी नल डिफ्लेक्शन इस तरह से मिल सकता है? नहीं सर, क्योंकि जब तक ये जीरो को क्रॉस नहीं करेगा तब तक नल डिफ्लेक्शन आपका कहां से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा सर। तो दो केस में नल डिफ्लेक्शन नहीं मिल पाएगा। कब? जब आप एक या तो कनेक्शन खराब कर दो या दूसरा आपका लेंथ क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंट हो जाएगा। एंड लास्ट, ऑल लेंथ मेजर्ड फ्रॉम द ए, सारा का सारा लेंथ क्या, इसको यहां पे क्या बोले थे बेटा? कनेक्शन के बारे में। कनेक्शन शुड प्रॉपरली करना, कनेक्शन करना है। और छठा में सारा लेंथ कहां से मेजर करना है सर? ए से मेजर करना है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा कि सर नल पॉइंट मेथड से ईएमएफ कैसे निकालते हैं। बस K इंटू एक्स एकदम रेडीमेड फॉर्मूला सब तैयार है बेटा। K का कभी जरूरत पड़ जाएगा तो ये भी तैयार है। सर सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही दे चुके हैं आपको, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद देखिए कितना चीजें आसान हो जाएगी। बस यही तक टफ था बेटा। तो आपको जो नहीं लिखा पाए बेटा, प्रिकॉशन तो 6 पॉइंट अभी बता दिए ना, प्रिकॉशन क्या क्या करना है। ये सर प्रिकॉशन समझ में आ चुका है। और प्रिकॉशन के पहले क्या बताया था बेटा? डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड द क्या है? वोल्ट मीटर। इससे ज़्यादा और क्या होगा सर? पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर। अब देखिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये बेटा, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द टू सेल। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बार टाइम देख लेते हैं, बस टॉपिक लिखे बेटा, कंपेयर। 39 मिनट हो ही चुका है, 50 मिनट का लगता है लेक्चर हो जाएगा। बहुत बड़ा लेक्चर, चूँकि न्यूमेरिकल कम से कम इस पे कराएंगे आपको, 8 से 10 न्यूमेरिकल करवाएंगे। अब देख लेते हैं, लेक्चर बढ़ेगा तो हम क्या बोले इसमें। E1 बाई E2 अगर आपको कंपेयर करना है तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या काम करेंगे, ध्यान से देखिए। ऑक्सिलरी सेल, पहले कनेक्शन चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यस सर, कनेक्शन चेक कर लेंगे बेटा। एक बार ए को ला करके यहाँ रख देंगे, ऐसे करके हो जाएगा। और जब बी पे ला करके इस तरह से रख देंगे, इट मीन्स दैट हाँ सर कहीं ना कहीं मेरा नल डिफ्लेक्शन हो गया। दो चीज़ चेक कर लिए, मतलब नल डिफ्लेक्शन हमको मिलेगा। अब देखो बेटा, जैसे आप यहाँ से कनेक्शन किए, ये की को हम क्लोज कर दिए, की को क्लोज किए तो आई करंट का फ्लो शुरू हो गया। लेकिन इधर कहीं भी आई नहीं जाएगा बेटा, इधर कहीं भी नहीं आई आ जाएगा। सिंपल सा बात है, सिर्फ आई कहाँ घूम रहा? यहीं पे घूम रहा, सिर्फ आई इसमें घूमेगा। अब जब हम इस की को क्लोज कर दिए, की को क्लोज कर दो बेटा। की को जैसे आपने क्लोज कर दिया, अब सर ये जो करंट है ये वाला भी सर्किट में इस तरीका से करके आ जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये इस वे में आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, जब ये वाला आया, अब जॉकी को आप डिस्प्लेस करना शुरू करो। जब जॉकी को डिस्प्लेस करना शुरू करोगे तो एक पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर क्या दे देगा बेटा? नो डिफ्लेक्शन। और जब गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन देगा, इट मींस दैट आई का करंट तो जीरो हो जाएगा, इसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो E1 किसके बराबर आ जाएगा सर? एजे के बराबर। मतलब सर एक बार जब की को आपने क्लोज कर दिया तो E बराबर कितना आ गया बेटा? KL1। वही जो एजे आपको मिला ना बेटा, उसको लिख दिए हम लोग L1। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सर समझ में आ चुका। अब रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है, हो गया बेटा। अब इसको ओपन कर दो, मतलब करंट फिर से इधर दौड़ना शुरू हो गया। और अब क्या काम कर दो बेटा? यहाँ पे क्लोज कर दो। जैसे यहाँ पे क्लोज कर दिया, अब देखो बेटा करंट को एक पाथ मिल गया कि नहीं? ये यस सर। अब जब आप ऐसा कर दिए, फिर से गैल्वेनोमीटर को लेफ्ट राइट करते जाओ, रब नहीं, लेफ्ट राइट ऊपर इधर उधर करते जाओ, फिर आपको नो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। जब नो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, इट मीन्स दैट दिस E2, दिस EMF2 इज इक्वल टू दैट एजे। एजे में अभी क्या लिख देंगे बेटा? दिस E2 इज इक्वल टू K इंटू L2। एक बार जब इसको कनेक्ट किए थे तो L1 लेंथ मिला था, इसको ओपन कर दिए, इसको क्लोज कर दिए, तो अब क्या लेंथ मिल गया बेटा? E2। तो E1 डिवाइडेड बाई E2 बराबर क्या हो जाएगा? L1 डिवाइडेड बाई L2। ये तो आपके हाथ का बात है ना बेटा, L1 और L2 फाइंड आउट करना। यस सर, L1 मतलब पहले बार एक बार मिला होगा, क्या मिला होगा बेटा? मान लेते हैं AJ1 मिला होगा, और यहाँ पे क्या मिल गया? AJ2, K इंटू AJ1, K इंटू AJ2, बस हो गया। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, AJ1 डिवाइडेड बाई AJ2। AJ1 कब होगा? जब एक क्लोज्ड होगा, दूसरा क्या हो गया? ओपन। और AJ2 तब ओपन होगा, और ये क्या होगा बेटा? क्लोज्ड। और यहाँ तो हमेशा से ओपन होगा। देखिए ना कितना कंक्लूडेड हो गया। इसको क्लोज कर दिए, ओपन कर दिए, AJ2 के लिए इसको ओपन कर दिए, इसको क्लोज किए, और ये तो क्लोज्ड ही रहेगा।
सर क्लियर हो गया, ईएमएफ ऑफ द टू सेल। अब लास्ट में बेटा टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस फिर से सेम फिगर, कोई चेंज नहीं मिलेगा। एक्सिलरी सेल रियोस्टेट कनेक्शन चेक कर लेते हैं बेटा, पॉजिटिव और यहाँ पे भी है पॉजिटिव। सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए बेटा क्या काम किए हम लोग यहाँ पे तो सर ईएमएफ है, ये ईएमएफ है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, निकाल चुके हैं सर। इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यही हमको फाइंड आउट करना है बेटा। जो इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसको 2 स्टेप में निकालते हैं बेटा, 2 स्टेप प्रोसेस है। ये क्या है बेटा, 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या लिए है बेटा, फर्स्ट स्टेप में क्या काम कर लिए हैं, इसके साथ हम लोग एक पैरेलली कनेक्ट कर दिए रेजिस्टेंस बॉक्स। ये जो आर निकालना था इसीलिए हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। किसमें, प्राइमरी सर्किट या सेकेंडरी सर्किट? सर सेकेंडरी सर्किट के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स को क्या काम कर दिए हैं बेटा, हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं। तो पहला स्टेप में रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालिए इनफाइनाइट वाला रेजिस्टेंस निकालिए। सर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कुछ नहीं हुआ बेटा, होता है बेटा एक सिंपल सा एयर गैप हो जाता है, उसको ऐसे करके निकाल दोगे, वहां पे गैप हो जाएगा तो करंट कहां से पास करेगा, लेकिन उसी को टेक्निकल टर्म में बोला जाता है रेजिस्टेंस टू बी इनफाइनाइट। अब जैसे ये रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट हो गया बेटा, अब जैसे आपका ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, इधर से क्या कोई करंट जाएगा? नहीं सर, कोई करंट नहीं जाएगा। इट मीन्स दैट सारा का सारा करंट इधर ही मूव करेगा, सारा का सारा करंट इधर मूव किया। लेकिन अब क्या काम करेंगे, जॉकी को इधर उधर करके ऐसा पॉइंट निकालेंगे जो नो डिफ्लेक्शन होगा, नल डिफ्लेक्शन होगा। जब आई का वैल्यू 0 हो जाएगा उस समय तो ये आर का कोई रूल नहीं है, आई का वैल्यू 0। देखो बेटा इधर से कोई करंट तो आ नहीं रहा, अब हम लोग अभी यहां पे करंट जा रहा होगा, अभी यहां पे करंट जा रहा होगा, लेकिन अगर जॉकी को हम लोग इधर उधर करना शुरू कर दिए और गैल्वेनोमीटर अगर नो डिफ्लेक्शन दे रहा, इट मींस दैट दिस ई इज इक्वल टू के इंटू कोई भी ले लो पॉइंट बेटा, एज, के इंटू एज मान लेते हैं, यहाँ पे ए J1 मिला, आगे देखते हैं क्या होगा, या के इंटू एल मिल गया, ईएमएफ बराबर के इंटू एल मिल गया। सिंपल सा बात है, इधर का तो कोई यूज ही नहीं हुआ बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लगा हुआ है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर करके आई 0 कर देंगे तो ये भी आर का खत्म, मतलब इसके क्रॉस ईएमएफ बराबर इसके क्रॉस वोल्टेज, दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो आपको गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दिया है। चलिए अब आ जाइए बेटा सेकेंड स्टेप में, एक स्टेप तो हो गया आपको, अब सेकंड स्टेप में आ जाइए। जब सेकंड स्टेप में क्या काम करेंगे बेटा, एक नॉन रेजिस्टेंस को रहने देंगे। अब एक नॉन रेजिस्टेंस को दे दिए, इनफाइनाइट नहीं दिया बेटा, इनफाइनाइट नहीं दिया। मतलब सर सुनिए, अब अगर आप रेजिस्टेंस 10 ओम 20 ओम 40 ओम का लगा दिए और उसके बाद गैल्वेनोमीटर अगर आप इधर उधर कर दिए, जॉकी अगर आप इधर उधर कर दिए, इट मींस दैट अब इस समय जो रीडिंग देगा वो ई रीडिंग नहीं देगा बेटा, वो ई रीडिंग नहीं देगा, ध्यान रखना, वो वी रीडिंग देगा, मतलब इसके एक क्रॉस देगा। क्यों? क्योंकि सर करंट यहाँ पे इस सर्किट में फ्लो शुरू हो गया है, रेजिस्टेंस बॉक्स का करंट क्या हो गया बेटा, शुरू हो गया है। तो अब अगर गैल्वेनोमीटर अगर नो डिफ्लेक्शन देगा तो सर ये ई माइनस आई आर को देगा, या इसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो जाएगा। ये बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को समझने में। रिपीट कर रहे हैं कि सर अगर अब इसके थ्रू करंट आई बहना शुरू हो गया है, अगर आई इसके थ्रू शुरू हो गया है तो सर जब हम इधर उधर करेंगे और नल डिफ्लेक्शन देगा तो ये इसके क्रॉस देगा ना बेटा, ये इसके क्रॉस दे देगा, ये इसके क्रॉस क्या हो गया, V, मतलब V बराबर क्या लिख देंगे बेटा, इस स्टेप में आपका क्या हो गया बेटा, V बराबर KL2। सर इसलिए क्योंकि इस सर्किट में करंट आपका बहना भर भर के शुरू हुआ है बेटा, करंट इसमें फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। तो अब जो जॉकी वाला जो देगा गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन, वो ई नहीं देगा बेटा, वो क्या देगा आपका, वी का रीडिंग देगा। क्लियर हो गया? अब तो आपको पता भी है कि सर कितना कितना हो गया बेटा, ई बराबर हो गया KL1 और V बराबर क्या हो गया बेटा आपका KL2।
लेकिन हमको तो निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, हमको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी तो आपको एक और तरीका बता सकते हैं बेटा, आप एक लूप में घूम जाओ तो यहाँ पे केसीएल केवीएल लगा सकते हो, लगा सकते हैं सर। देखिए यहाँ से करंट आ रहा है बेटा आई, और इसका रेजिस्टेंस है आर, इसका रेजिस्टेंस आर है, मतलब माइनस आई इंटू आर, ऐसे करके घूम करके आया, मतलब माइनस आई इंटू स्मॉल आर, और ये क्या हो गया बेटा प्लस ई, प्लस ई। ये आई आर वाला को क्या बोलेंगे, ये आई आर वाला को क्या बोलेंगे माइनस वी, और इसी के क्रॉस तो वी हो गया ना, आई इंटू आर माइनस आई इंटू स्मॉल आर प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा जीरो। इसलिए ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा सर वी प्लस आई आर। सर ये तो पहले से भी जानते थे हम लोग डिस्चार्जिंग सेल के लिए कि जब करंट आप ड्रॉ करना शुरू कर दीजिएगा तो वी बराबर क्या हो जाएगा बेटा ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जा रहा है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ई माइनस वी। देखो ना इसको इधर लेकर के जाइए, आई आर बराबर क्या हो जाएगा ई माइनस वी, ई माइनस वी और आर बराबर आई, और आई बराबर क्या लिखा जा सकता है ई माइनस वी, और इसके क्रॉस जो वी बराबर क्या लिख रहे हैं, इसके क्रॉस वी बराबर लिख रहे हैं सर आई इंटू कैपिटल आर, जो आप रेजिस्टेंस लिए हैं। मतलब आई बराबर कितना हो जाएगा वी, और ऊपर क्या चल जाएगा बेटा आर। याद ध्यान रखना बेटा, ये वाला आर की बात कर रहे हैं, इस वाले आर की बात कर रहे हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा ई माइनस वी डिवाइडेड बाई वी इंटू आर। इसलिए क्या हो गया बेटा ई डिवाइडेड बाई वी माइनस वन इंटू आर। ई का वैल्यू कितना है बेटा, ई का वैल्यू कहीं निकाले थे ना, के इंटू एल स्टार्टिंग में जो लिए थे, और वी कितना हो गया बेटा के इंटू एल टू माइनस वन इंटू आर। इट मीन्स दैट L1 बाई L2 माइनस वन इंटू कैपिटल आर। यही हो गया बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस का। तीनों का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, तीनों का फॉर्मूला बेटा। पहला अगर EMF मेजर करना है तो सर E बराबर K इंटू एक्स, इसको और बोलोगे तो तोड़ देंगे बेटा, E बराबर K का मतलब होगा V बाई एल इंटू एक्स। लो बेटा पहला निकल गया। दूसरा E1 बाई E2 बराबर क्या हो गया बेटा L1 बाई L2, E1 बाई E2 बराबर क्या हो गया बेटा L1 बाई L2। और तीसरा जब EMF आपको जब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है L1 डिवाइडेड बाई L2 माइनस वन इंटू आर। अब याद रखना बेटा L1 तब का लेंथ है जब आप रेजिस्टेंस को क्या ले लिए थे इनफाइनाइट, मतलब एयर गैप आप दे दिए थे। L2 वो है, L2 वो लेंथ है जब आपका करंट फ्लो शुरू हो गया, और उस समय का ही रेजिस्टेंस R है बेटा। समझ में आ गया। जो रेजिस्टेंस आप मान लेते हैं 10 ओम का लगाइएगा तो उस 10 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग कितना L2 दिया। L1 जब रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट था, जब रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट था मतलब नो करंट फ्लो हो रहा था तब का L1, तो ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। इतना हल्ला गुल्ला किए, इतना चिल्ला चिल्ली किए, लेकिन लास्ट में क्या आया E बराबर के एक्स, E1 बाई E2 L1 बाई L2, R बराबर L1 बाई L2 माइनस वन। ये एक्स भी ये आप कई लोग ऐसे भी लेकर के चलते हैं, V डिवाइडेड बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल जहां पे आपको जॉकी क्या दे दिया बेटा नो डिफ्लेक्शन दे दिया। यहां पे भी लिख सकते थे आप x1 बाई x2, यहां पे भी कर सकते थे x1 बाई x2 1 माइनस वन बाई आर, कुछ भी कर सकते थे आराम से। सर इस तरीका से सॉल्व हो गया। अब क्या क्या आज क्लास में क्लियर हो गया बेटा। आप डिफरेंस कर लेना, अब तो समझ में आ गया ना कि डिफरेंस किस वे में निकालेंगे। 51 मिनट नहीं चांस है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में ही इसका मतलब अभी बस कंक्लूड कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 53 मिनट पे पहुंच चुके हैं। और 53 मिनट के बाद अगर 53 करते हैं, मेरे मोबाइल में भी इतना स्पेस नहीं है, काइनेमेटिक्स में भी काइनेमेटिक्स नहीं है, काइनेमास्टर से भी एडिट करना बड़ा दिक्कत है, 3-3 GB में चला जाएगा, उतना नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका एक और हम ले लेंगे। एक लास्ट आपको बता देते हैं बेटा सेंसिटिविटी क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब यह होता है कि छोटा सा छोटा रीडिंग भी वो आपको मेजर कर ले, इसी को बोलते हैं हाईली सेंसिटिव। हाई सेंसिटिव का मतलब क्या होता है स्मॉल डिफ्लेक्शन या स्मॉल रीडिंग भी वो क्या कर ले बेटा मेजर कर ले। तो इसके लिए 2 उपाय है बेटा। सबसे फर्स्ट तरीका क्या है, अगर आपको सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर का बढ़ाना है तो आप उसका लेंथ को बढ़ा दो, अल्टीमेट के का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा बेटा
घटा देना पड़ेगा, के का वैल्यू को आपको घटा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि के बराबर क्या होता है, वी बाई एल। लेंथ को अगर आप बढ़ाओगे तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा बेटा, घटाना पड़ेगा। उसका रीजन सुन लीजिए क्यों। देखो बेटा, मान लेते हैं 10 वोल्ट कहीं पे मेजर करना है, 10 वोल्ट कहीं पे मेजर करना है और कोई दिया आपको 1 मीटर का लेंथ, तो उसी 10 वोल्ट को आपको 1 मीटर में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर इत्तेफाक से अगर आपको 4 मीटर मिल जा रहा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, मतलब उस 10 वोल्ट को आप 4 मीटर में बेटा डिवाइड कर सकते हो। समझिए बात को फिर से, मान लेते हैं 100 वोल्ट को, सुन ध्यान से, 100 वोल्ट को आपको करना था रीडिंग 100 वोल्ट का। तो 100 वोल्ट अगर 1 मीटर में अगर मेजर करेंगे तो हर सेंटीमीटर पे एक एक ड्रॉप आएगा। एकदम क्लियर कट आज समझ में आ जाएगा। 100 वोल्ट लिए और 100 वोल्ट को 1 मीटर में करना है, मतलब हर सेंटीमीटर आपको 1 वोल्ट देगा कि नहीं, हर सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको 2 मीटर अगर वायर मिल गया तो मतलब 200 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर को 100 वोल्ट देना है, मतलब एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का नहीं होगा बेटा, एक बॉक्स होगा 0.5 सेंटीमीटर का, मतलब 0.5 सेंटीमीटर में भी आपका एक वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे रीडिंग शुरू हो जाएगा। अब बात समझ में आ रहा, 100 सेंटीमीटर 100 वोल्ट को दे रहा और एक 200 सेंटीमीटर, एक 200 सेंटीमीटर कितना दे रहा है बेटा, आपका 100 वोल्ट का रीडिंग दे रहा। एक 400 सेंटीमीटर 100 वोल्ट का रीडिंग देगा। तो मतलब वो डिवाइस छोटा नहीं होगा, मतलब हर 2 सेंटीमीटर पे, बस जस्ट इसको इंप्रूव कर रहे हैं। जो 200 सेंटीमीटर पे था बेटा, वो हर 2-2 सेंटीमीटर पे एक एक वोल्टेज का ड्रॉप देना शुरू हो जाएगा कि नहीं। तो सिंपल सा बात है कि लेंथ को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंक्रीज जितना करिएगा आपका बॉक्स, आपका पैरामीटर मापने का उतना ही ज्यादा आएगा। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है बेटा कि करंट को डिक्रीज कर दीजिए, करंट का वैल्यू कम लीजिए, तो आपका सेंसिटिव पैरामीटर क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है। लेंथ को आप बढ़ा दीजिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली घट जाएगा, और करंट का वैल्यू को क्या कर दीजिए बेटा, आप स्मॉल कर दीजिए। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, हाई सेंसिटिव होता है, और वोल्ट मीटर क्या होता है बेटा, लो सेंसिटिव होता है। एक हाई सेंसिटिव और एक लो सेंसिटिव। हमको तो नहीं लगता है कि और कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, ये सब तो समझ में आ ही गया होगा कि दिख रहा है ना, नल डिफ्लेक्शन पे सारा का सारा वर्क कर रहा, और वोल्ट मीटर किस पे करता था बेटा, डिफ्लेक्शन के बेसिस पे आपका कर रहा था। रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट वगैरह ले रहे हैं ना, रेजिस्टेंस वगैरह का क्या कर रहे हैं, एयर गैप कर दे रहा है, मतलब वहां से नल डिफ्लेक्शन में होता ही यही है कि कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होता है। लेकिन वोल्ट मीटर में हमेशा क्या होगा बेटा, करंट ड्रॉ होगा। चलिए, इस वे में हम इस टॉपिक का थ्योरी को फिनिश किए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कम से कम 10-12 क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवा देते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश्ड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।